ईडी भारत सरकार का एक अभिन्न अंग जिससे बड़े बड़े अधिकारी और नेता लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं खौफ खाते हैं। ऐसा क्या है ईडी में, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक समय था जब सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन भारत की सबसे अधिक चर्चित जांच एजेंसी थी। किसी भी अपराध की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता था कि उसकी जांच सीबीआई कर रही है या नहीं। सीबीआई ने कई बड़े मामलों को भी सुलझाया है, लेकिन इस पर अक्सर दुरुपयोग के आरोप भी लगे हैं। हालांकि अब सीबीआई से कहीं अधिक चर्चा प्रवर्तन निदेशालय की होती है। आप लोग ने सुना भी होगा कि आज फलाना जगह पर ईडी का छापा पड़ा और इतने करोड़ नोट बरामद किए गए। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसके कामकाज का दायरा। जहां सीबीआई की शक्तियां आपराधिक मामलों तक ही सीमित है, वहीं ईडी का कार्य क्षेत्र काफी व्यापक है। यदि किसी आपराधिक मामले में कोई वित्तीय पहलू सामने आता है तो ईडी उसकी जांच में शामिल हो जाती है। आइए समझते हैं कि ईडी कैसे काम करता है और इसके अधिकार क्षेत्र क्या है, इसकी शक्तियां क्या है, इसके कामकाज का तरीका क्या है और समय समय पर इसकी आलोचना क्यों होती है। सभी कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए आप लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले जानते हैं प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका। प्रवर्तन निदेशालय भारत की एक प्रमुख वित्तीय जांच एजेंसी है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। ईडी का प्राथमिक कार्य धन शोधन निवारण यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाना और आतंकवादी फाइनेंसिंग से संबंधित अपराधों की जांच करना होता है। ईडी का दायरा काफी व्यापक और इसमें फेमा उल्लंघन यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले शामिल हैं। ईडी के पास किसी भी व्यक्ति या संस्था की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार है, भले ही मामला अभी अदालत में विचाराधीन क्यों ना हो। चलिए अब जानते हैं ईडी का विकास कैसे होते गया और ये कैसे शक्तिशाली बनते गया। 1957 में एनफोर्समेंट यूनिट का नाम बदलकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। इस समय के दौरान ईडी का कार्य क्षेत्र विस्तारित हुआ और फेमा उल्लंघन, काला धन, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के मामले भी शामिल हो गए। 1962 में ईडी को राजस्व विभाग के तहत लाया गया। इस परिवर्तन के बाद ईडी ने अपनी जांच प्रक्रियाओं को और मजबूत किया और कई हाई प्रोफाइल मामले को सुलझाया भी। 1973 में ईडी को कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के तहत लाया गया। इसने ईडी को अधिक स्वतंत्रता प्रदान की और इसने अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से करने में सक्षम बनाया। 1977 में ईडी को वापस राजस्व विभाग के तहत लाया गया। इसने ईडी और राजस्व विभाग के बीच अधिक सहयोग की अनुमति दी और ईडी को अपने जांच संसाधनों की अधिक कुशलतापूर्वक उपयोग करने में सक्षम बनाया। चलिए अब जानते हैं ईडी के कामकाज करने का तरीका क्या होती है। ईडी की जांच प्रक्रिया सीबीआई की तुलना में अधिक स्वतंत्र और लचीली होती है। सीबीआई को किसी मामले की जांच करने के लिए केंद्र सरकार या तो फिर अदालत का आदेश चाहिए होता है, लेकिन ईडी को ऐसा करने की जरूरत नहीं है। ईडी तब भी किसी मामले की जांच की शुरुआत कर सकती है जब उसे पुलिस से कोई जानकारी मिल जाए। जब ईडी को पुलिस से किसी मामले की जानकारी मिलती है तो वह थाने से एफआईआर या चार्जशीट की कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। इसके अलावा ईडी को अगर पुलिस से पहले मामले की जानकारी लग जाती है तब भी वह जांच शुरू कर सकती है। चलिए अब ईडी के शक्ति के बारे में बात करते हैं। ईडी की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह बिना किसी पूछताछ के भी संपत्ति जब्त कर सकती है। जांच एजेंसी किसी आरोपी को गिरफ्तार करने के समय कारण बताएगी या नहीं, यह उसके अपने विवेक पर निर्भर करता है। यदि ईडी के किसी अधिकारी के सामने भी बयान दिया गया हो तो उसे अदालत में सबूत माना जाता है। इसकी गिरफ्तारी में जमानत भी मुश्किल होती है और ईडी फेमा और पीएमएलए मामले में आरोपी की जमानत को 3 साल तक के लिए रोक कर भी रख सकता है। ईडी भगोड़े अपराधियों की संपत्ति जब्त करके केंद्र सरकार के पास जमा कर सकती है। हालांकि कुछ लोगों ने ईडी की अत्यधिक शक्तियों को और कथित रूप से अपनी शक्तियों के दुरुपयोग के लिए आलोचना भी की है। उनका तर्क है कि ईडी की शक्तियां इतना व्यापक है कि उन्हें निर्दोष लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईडी की शक्तियों के बारे में मुख्य चिंताएं हैं जो इस प्रकार हैं। ईडी की संपत्ति की तलाशी लेने, जब्त करने और कुर्की करने के अधिकार पर सवाल उठाया गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि ये शक्तियां बहुत व्यापक हैं और उन्हें निर्दोष लोगों को परेशान करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार पर भी सवाल उठाया गया है। कुछ लोगों का तर्क है कि ईडी केवल वही गिरफ्तारी कर सकती है अगर उसके पास व्यक्ति के खिलाफ पुख्ता सबूत हो तब। ईडी के पास मुकदमा चलाने का अनन्य अधिकार है। कुछ लोगों का तर्क है कि इससे ईडी को बहुत अधिक शक्ति मिलती है और यह सुनिश्चित नहीं करता है कि निर्दोष लोगों को बचाया जाएगा। ईडी की शक्तियों पर बहस जारी रहेगी और यह जल्द समाप्त होने की बिल्कुल संभावना नहीं है। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से धन्यवाद।